हेलो दोस्तों। तो आज है रिपब्लिक डे, अर्थात आज है गणतंत्र दिवस। तो सबसे पहले तो सभी दोस्तों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं गणतंत्र दिवस पर आचार्य प्रशांत जी का एक लेख पढ़ने जा रहा हूं, एक आर्टिकल जो कि उन्होंने लिखा, भारत को महान कैसे बनाएं। क्यों ना इसको पढ़ा जाए, इससे कुछ जाना जाए और सीखा जाए। तो लड़ने भिड़ने, नारेबाजी, हुड़दंग, शोर शराबे, इनसे महानता नहीं आती। महानता बड़ी मेहनत और साधना लेती है। आध्यात्मिक तौर पर साधना और भौतिक तौर पर श्रम। अगर भारत को महान कहने में रुचि रखते हो तो खुद महान बनो। तुमसे ही भारत की महानता। भारत धर्म का पालना रहा है। भारत विज्ञान, गणित और संगीत का भी पालना रहा है। इसलिए भारत महान था। आज भारत को महान बनाना है तो अपने भीतर लोहा और सच की तरफ निष्ठा पैदा करो। प्रश्नकर्ता आचार्य जी से प्रश्न करता है कि आचार्य जी प्रणाम। हम लोगों का देश के प्रति जो लगाव होता है वो प्रेम होता है, जो प्रेम होता है। और जैसा कि हम सब कहते भी हैं कि हमारा देश महान है, मुझे अपने देश के लिए ये करना है, वो करना है। आचार्य जी, सर्वप्रथम आखिर ये देश है क्या? क्या हमारा देश भारत एक भौगोलिक क्षेत्रफल है, या भारत मतलब कुछ और कुछ? आखिर ये भारत है क्या, मुझे समझाने की कृपा करें। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि भारत क्या है ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या हो। तुम अगर एक बंदर हो तो भारत एक जंगल भर है। तुम मवेशी हो तो भारत चारागाह है, चरो। तुम व्यक्ति हो अगर, लेकिन राजनीति से भरे हुए हो तो भारत एक राजनीतिक इकाई है, राज्यों का, देशों का संघ है। देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है कि भारत, लेकिन अगर शरीर होकर देख रहे हो भारत को तो भारत तुम्हारी दृष्टि में विश्व के मानचित्र पर खिंची हुई कुछ लकीरों का एक नाम है। तो फिर ये बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है कि भारत महान है, क्योंकि लकीरें महान कैसे हो गई? लकीरें तो बदलती रहती हैं। भारत की जो राजनीतिक स्थिति आज है वो तो बड़ी ताजी है। 1947 के बाद की है। 70 साल दुनिया के इतिहास में कुछ भी नहीं होते, पलक झपकने बराबर होते हैं। थोड़ा पीछे जाओगे तो इस राजनीतिक नक्शे को लगातार बदलता हुआ पाओगे। 1947 के बाद भी तो बदला है। गोवा, सिक्किम 47 में ये थे क्या? उसमें कुछ विशेष महानता नहीं। एक ऐसे नक्शे में जिसको इंसान ने ही खींचा है और इंसान की ही करतूतों से वो बदल भी जाता है, कितनी महानता हो सकती है? हमारा खींचा हुआ नक्शा, उसमें उतनी ही महानता होगी ना जितनी हम में है, और हमारी ही तो की हुई चीज़ है। तो फिर इस बात का क्या अर्थ है कि भारत महान है? इसको ऐसे समझना होगा कि जो महान है वो तो महान ही है। अगर उससे जुड़े हो तुम और वही बन गया तुम्हारी राष्ट्र की परिभाषा, तो निस्संदेह भारत महान है। नहीं समझ में आया होगा? बताता हूँ कि कहीं किसी ऐसी बात से शुरू करते हैं जो सब आसानी से स्वीकार कर लेंगे। कहते हो ना, सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ ठीक है। मानते हो ना कि सच ऊंचा है, जो सच है अगर वही शिव है तो शिव भी ऊंचा है। और ये भी मानते हो कि उसी में सौंदर्य है, सौंदर्य में भी ऊंचाई है। तो भारत की महानता सत्य में है। भारत महान है अगर जो अपने आप को भारतवासी कहता हो वो सच की तरफ खड़ा होता है, चाहे जो कीमत देनी पड़े, झूठ की तरफ नहीं। भारत महान है अगर जो
अपने आप को भारतवासी कहता हो, भारतीय कहता हो, वो शिवत्व का पुजारी है, माया का नहीं, अंधकार का नहीं, अज्ञान का नहीं। और भारत महान है अगर जो अपने आप को भारतीय कहता हो, वो सौंदर्य का रचयिता और विकृति और कुरूपता का नहीं। यदि ऐसा है तो भारत महान है, अन्यथा नक्शा तो नक्शा होता है, ज़मीन तो ज़मीन होती है। और ये कहने में कोई लाभ नहीं है कि एक ज़मीन दूसरी ज़मीन से श्रेष्ठ होती है। ये बड़ी विचित्र बात होगी अगर आप ऐसा दावा करेंगे कि हाँ, कोई किसान ज़रूर ऐसा दावा कर सकता है कि फ़लानी ज़मीन श्रेष्ठ है, पर उसके दावे का कुल आधार फसल की उपज होगी। अब इस नाते तो महानता नहीं नापी जा सकती ना। और भी जो बातें आम तौर पर सुनते हैं कि हमारे यहाँ पवित्र नदियाँ हैं, पर्वतराज हिमालय है, इस नाते भारत महान है, ये सब बातें भी देखिए कुछ दूर तक नहीं जाती। दुनिया में बहुत पर्वत हैं, बहुत चोटियाँ हैं, निसंदेह हिमालय अद्वितीय है, लेकिन दूसरे पर्वतों की भी शोभा निराली है। नदियों में निश्चित रूप से गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो, इनका अपना तेज है, अपनी महिमा है, लेकिन दुनिया में भी और भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, अमेज़न है, मिसिसिपी है, नाइल है, उनका भी अपना जलवा है। तो बाकी सब तर्क जो हम देते हैं भारत की महानता के पक्ष में, वो तर्क बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। भारत महान सिर्फ तभी है जब भारतीयों में महानता की कद्र हो, और इसी नाते इतिहास में भारत की महानता रही भी है। सच का पालना रहा है भारत, इसलिए महान है भारत, और कोई वजह नहीं। बाकी आप कितनी भी वजह गिनते रहो, कवियों ने बहुत वजह बताई हैं। कवि कहते हैं देखो हिमालय मुकुट की तरह है और सागर हमारे चरण पखारता है, इसलिए भारत महान है। वो कहते हैं ऊपर जाओ देखो कश्मीर तरफ जाओ तो वहाँ मुकुट की तरह हिमालय है, और नीचे आओ दक्षिण की तरफ हमारे पाँव कौन धो रहा है, सागर। तो इसलिए भारत महान है। ये सब कोई बात नहीं हुई। इस तरह की भौगोलिक रचना आपको जगहों पर मिल जाएगी। कोई आकार कहता है भारत में इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं, इतनी विविधताएं हैं, इसलिए भारत महान है। रूस जाकर देख लीजिए, चीन जाकर देख लीजिए, और भी जगह हैं जहाँ क्षेत्रीय और भाषी विविधता भारत जितनी ही है, भारत से ज़्यादा भी हैं। तो ये विविधता भी कोई बहुत महानता की बात नहीं हो गई। ये सब उच्च कोटि के लक्षण हैं, ये सब किसी भी जगह से संबंधित सद्गुण हैं, लेकिन महानता की बात नहीं है। महानता तो सिर्फ एक ही चीज़ में होती है, और समझिए कि इतिहास में भारत को जिन्होंने भी महान माना और महान कहा, उन्होंने किस नाते भारत को वो सम्मान दिया। जब सभ्यता संस्कृति घुटनों पर ही चल रहे थे, तब भारत के अस्तित्व को लेकर गहरे प्रश्न पूछने शुरू किए, इसलिए भारत महान है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त याद है ना, सृष्टि से पहले क्या था, सृष्टि से पहले क्या था, जोर देकर दोहराते हुए। बाकी दुनिया अभी ये भी नहीं पूछ रही थी कि सृष्टि माने क्या, और कोई था जो ये पूछ रहा था कि सृष्टि से पहले क्या था। और उसके सवाल का जोर देखिए, पूछता है जल भी था क्या, जल भी था क्या, और सब कुछ कहाँ छिपा हुआ था जो आज आ गया है इतना सारा सामने, ये अचानक कहाँ से प्रकट हो गया, और अगर आज सामने आ गया है तो पहले छिपा कहाँ था। फिर यही श्लोक आगे आता है, कहते कि ये बातें लगता है कि सिर्फ परमात्मा को पता होंगी। आगे पूछता है लेकिन उसको भी पता है क्या। भारत इसलिए महान है जब बहुत आसान था डर के कारण, अज्ञान के कारण विश्वास कर लेना। भारत ने सवाल उठाए, भारत ने प्रश्न पूछा, भारत जानना चाहता था, बोध की तरफ बड़ा गहरा झुकाव था, इसलिए भारत महान है। मानवता के जो ऊंचे से ऊंचे गुण हो सकते थे वे भारतीयों ने दर्शाए, इसलिए भारत महान है। उतना ही महान है जिस हद तक वो गुण दर्शाए गए। जिस हद तक अवगुण दर्शाए गए, भारत महान नहीं।
बात समझ रहे हो? और फिर आइए वेदों के बाद वेदांत की ओर। कुछ भी ऐसा नहीं जिसके बारे में पूछा नहीं, जिस पर सवाल नहीं खड़ा किया। कुछ भी ऐसा नहीं जिस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। संवाद हो रहे हैं, बहसें हो रही हैं, वार्ताएं हो रही हैं, बातचीत शास्त्रार्थ है। भारत जानना चाहता है, समझना चाहता है। किसी भी कीमत पर वो उलझे नहीं रहना चाहता, किसी भी कीमत पर वो अज्ञानी नहीं रहना चाहता। वो महानता है। और फिर भगवत गीता, और फिर महावीर, फिर बुद्ध। जरा सा वेदों की परंपरा धूमिल पड़ी नहीं कि भारतीय खड़े हो गए सुधार करने के लिए। जरा सा विकृत आई नहीं कि जरा सा मामला भ्रष्ट हुआ नहीं कि भारत के भीतर से ही लोग खड़े हो गए, आंदोलन खड़ा हो गया कि नहीं नहीं सुधार करना है। और फिर सुधार करने जो आया था बौद्ध धर्म में, वो खुद जब अपने आप में मलिन और विकृत हो गया तो आचार्य शंकर खड़े हो गए। बोले वेदांत को पुनर्जीवित करना है। और ये सब कुछ किसी को मार पीट कर नहीं किया जा रहा था, ये सब कुछ बस मानसिक शक्तियों के उपयोग से किया जा रहा था, बड़ी सफाई से, बड़ी ईमानदारी से। और फिर ज्ञान की और बोध की ये जो परंपरा थी, यही आचार्य शंकर के जाते जाते बस कुछ 100 साल बाद ही प्रेम मार्ग में तब्दील हो गई। और प्रेम में फिर भारत जितनी गहराई से डूबा, उतना अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। इसलिए भारत महान है। एक तरफ है उपनिषदों की और बौद्धों की बोध विषयक सामग्री, और फिर दूसरी तरफ है संतों के प्रेम भरे गीत। और ये दोनों ही चीज़ें एक ही धरती पर हो जाएं, बड़ी अनुपम बात है। और प्रेम मार्ग भारत की धरती पर उस समय फलीभूत हो रहा था, जब राजनैतिक तौर पर जबरदस्त मार काट मची हुई थी। मध्ययुगीन राजा और बादशाह एक दूसरे की रियासतों को तो काट रहे थे, अपने अपने परिवारों तक को काट रहे थे। उस समय भारत की धरती पर प्रेम के अनगिनत फूल खिल रहे थे। और यही जो सच्चाई और प्रेम के प्रति झुकाव आध्यात्मिक तल पर देखने को मिलता है भारत में, वही वैज्ञानिक तल पर भी था, वही चिकित्सा के क्षेत्र में भी था। भारत यूं ही थोड़ी ही सोने की चिड़िया था। जंगल में ध्यान करने से या मंदिर में भजन करने से अर्थव्यवस्था की तरक्की नहीं हो जाती ना। और आर्थिक तौर पर भी अगर भारत विश्व का अग्रणी देश था तो इसका अर्थ है उद्योग धंधों में तरक्की थी, वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे, गणित विज्ञान और कलाएं सब निखार पा रहे थे। पुरानी इमारतों को देखिए, पुराने मंदिरों को देखिए, जब तक शिल्पकला में और गणित में और इंजीनियरिंग में आप सिद्धस्त ना हो, आप वो सारे निर्माण कर कैसे लेंगे जो यहाँ हुए। जबरदस्त संगम आध्यात्मिक तौर पर भी वे भी विश्व की राजधानी, बल्कि विश्व गुरु। और आर्थिक तौर पर भारत ने अगर जरा भी कम तरक्की की होती तो दुनिया भर के लोग भारत की ओर आकर्षित होते ही क्यों। भले ही वो भारत को आर्थिक तौर पर लूटने के लिए ही आकर्षित हुए, पर अगर वे लूटने के लिए भी आए तो इससे यही पता चलता है ना कि यहाँ लूटने के लिए बहुत कुछ था। जो बहुत कुछ था उसका निर्माण किया गया था, रचा गया था, उसे कमाया गया था। ये एक विरल मेल है जो आज भी दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई लोग है जो आंतरिक रूप से आध्यात्मिक है, भौतिक रूप से समृद्ध है। भारत महान है क्योंकि भारत ने ये संगम फलीभूत करके दिखलाया था। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो भारत की महानता में विश्वास रखते हैं, भारत को महानता के और नए नए सपनों को पर देखना चाहते हैं, उनको ये समझना होगा कि महानता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। लड़ने भिड़ने, नारेबाजी, हुड़दंग, शोर शराबे, इनसे महानता नहीं आ जानी है। महानता बड़ी मेहनत और साधना लेती है, आध्यात्मिक तौर पर साधना और भौतिक तौर पर श्रम।
जज्बा और जुनून छोटी चीज़ें हैं। पहाड़ पर चढ़कर नारेबाजी से कम काम नहीं चलेगा। अथक श्रम करना पड़ता है, लंबी साधना, फिर महानता उतरती है। भारत को महान अगर कहने में रुचि रखते हो तो खुद महान बनो। तुमसे ही है भारत की महानता। भारतीय अगर महान नहीं तो भारत महान कैसे हो सकता है, बताओ? यहाँ हो सकता है। तो अगर भारत को कहना चाहते हो महान, तो खुद महान बनकर दिखाओ। बहुत महान लोग हुए हैं इस धरती पर। मैंने कहा, धर्म का पालना रहा है भारत, विज्ञान का और गणित का और संगीत का भी पालना रहा है भारत। इसलिए भारत महान था, उन लोगों की बदौलत महान था। आज भी वैसे लोग चाहिए, वैसे लोग होंगे तो भारत महान होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर ये तो कह लोगे कि इतिहास में पहले भारत महान था, लेकिन ये नहीं कह पाओगे कि भारत आज भी महान है। आज भारत को महान बनाना है तो अपने भीतर लोहा पैदा करो और सच की तरफ निष्ठा पैदा करो। तो कैसा लगा आपको ये लेख? मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, चलिए पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए।